हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्ले मैथ्स क्लासेस में। और आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन का दौर चल रहा है और ऑनलाइन कंटेंट काफ़ी आपको बेहतर मिलेगा। और आज आपके एक क्लास 12 के एक मैथमेटिक्स के एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। और आप समझिए और सीखने का कोशिश करिए कि मैट्रिक्स से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में इससे 5 to 8 मार्क्स के बीच आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ही इजी टॉपिक है, उम्मीद है बहुत ही अच्छा आप समझ जाइएगा। बहुत इजी टॉपिक है और उम्मीद है कि 5 to 8 मार्क्स में आपको कंप्लीट मार्क्स इस टॉपिक से आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आइए कोशिश करते हैं मैट्रिक्स समझने की। देखिए, जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले देखिए, ये आपके 12 के सिलेबस में है, 12 के मैथमेटिक्स में, और एनसीईआरटी बेस्ड पे हम आपके हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए मैट्रिक्स थोड़ा स्टार्ट करें। देखिए, मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना है कि जो मैट्रिक्स होता है ना, वो सबसे पहले समझिए कि इसमें आपको दो चीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक तो रॉ का नॉलेज होना चाहिए और एक होना चाहिए आपके पास नॉलेज कॉलम का। आप समझिए, सबसे पहले आप समझिए कि रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है। देखिए, अगर हम आपको कहेंगे कि सपोज ये एक कोऑर्डिनेट ही बना रहे हैं, सपोज आप समझ लीजिए ये कोऑर्डिनेट है, तो ये लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ। और जो आपको ये वर्टिकली एंगल दिख रहा है, वर्टिकली जो लाइन दिख रहा है, ये आपके कहलाते हैं कहीं ना कहीं कॉलम। यानी आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है आपके रॉ और जो वर्टिकल लाइन है वो आपके है कॉलम। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए, जो एक मैट्रिक्स होता है लिखने का, वो आपको सबसे पहले बिग ब्रैकेट में आपको लिखना होता है। एक आप बड़े ब्रैकेट को ड्रॉ कर लीजिए और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो आपके मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना आप, जैसे 2 3 4 और 1 6 8 और 3 9 6, सपोज हमने ये मैट्रिक्स लिखा, और आप याद रखिए कि इस मैट्रिक्स में जो आपके वैल्यू होंगे वो इंटीजर भी पॉसिबल है। इंटीजर कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकते हैं, निगेटिव भी वैल्यू दे सकते हैं और जीरो भी वैल्यू दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ फ्रैक्शन भी दे सकते हैं। ऐसा कहते नहीं है कि आप यहाँ फ्रैक्शन नहीं दे सकते, फ्रैक्शन करके भी दे सकते हैं, यानी ऑल वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होती है। अब आपको हमने कहा कि जो रॉ होता है वो कहीं ना कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप कह सकते हैं कि ये एलिमेंट, ये जो आपको दिख रहा है, ये रॉ का लाइन है, तो ये भी तो रॉ का लाइन है आपकी, और ये भी अपने आप में एक रॉ होंगे। तो ठीक है, तो आपने नोट्स किया यहाँ कहीं ना कहीं जो रॉ है वो 3 है। ठीक, अब आ गया ये, और आप ये देखिए, ये जो लाइन है ये वर्टिकली है, तो ये वर्टिकली लाइन, और वर्टिकली लाइन को आप टेक्निकली कॉलम बोल रहे हैं मैट्रिक्स के लैंग्वेज में, तो ये भी आपकी एक वर्टिकली लाइन हुआ और ये भी आपकी एक वर्टिकली लाइन हुआ। तो आपने नोट्स किया कि यहाँ पे जो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये जो लाइन, कहने का मतलब हुआ ये 2 3 4 और 1 6 8 और 3 9 6। तो आपने नोट्स किया यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है ना वो 3 है, और आपके जो कॉलम है वो भी अपने आप में 3। तो आपने यहाँ पे 3 into 3 लिख दिया। ये क्या है हम आपको थोड़ी देर में समझा रहे हैं, आप यहाँ पे समझिए। इसका मतलब ये जो है ये आपका R1 हुआ और ये R2 हुआ और ये R3 हुआ, और आप हमसे पूछिएगा कि R क्या है, तो R4 रहो। ठीक है, अब आ गई, आप समझिए। अब हम आपको कह रहे हैं कि ये जो लाइनिंग होता है ये आपके कॉलम है, यानी C1 C2 और C3, C1 C2 और C3, और ये कॉलम है, तो ये रो हुआ ये कॉलम हुआ। अब आगे समझिए, अगर हम आपको कहें कि आप एक सपोज ये अगर लाइनिंग में 1 2 3 4 होता, ये भी 1 2 3 4 होता, और सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, तो आप बोल सकते थे कि इसका कोऑर्डिनेट 1,2 होता है, एकदम बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं 1,2 ही होगा। आप नोट करिए इस पॉइंट को, और नोट ये करिए कि जब आप कोऑर्डिनेट 1,2 लिख रहे होते हैं ना, तो आप नोट करिए इस पॉइंट पे कि ये 1 ना आपके एक्स एक्सिस को दिखा रहा होता है, ये 1 आपके एक्स एक्सिस को दिखा रहा होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है ना वो इस 1 को दिखा रहा है।
तो आप ये 100% कह सकते हैं कि ये जो 2 जो है ये y एक्सिस को दिखा रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो ये आपने कहा। इसका मतलब आप एक पॉइंट नोट करिए, और नोट ये पॉइंट करिए कि आप जब एक कोऑर्डिनेट लिख रहे होते हैं तो आपने नोट किया कि उसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है, और आपने ये पॉइंट भी नोट किया है कि पहले एक्स ही लिखते हैं फिर वाई। और टेक्निकली आप जब अगर मान लीजिए अल्फाबेट पढ़ भी रहे होते हैं तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। इसका मतलब पहले आप एक्स लिख पा रहे हैं फिर बाद में वाई लिख पा रहे हैं। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए पहले आप एक्स फिर वाई। इसका मतलब आप याद रखिए कि जब भी आप ऑर्डर्स को दिखा रहे होते हैं ना तो सेम यही कंडीशन है। ऑर्डर्स में भी ये जो 3 है ना ये आपके रो को दिखा रहा है, और ये 3 जो है ये आपके कॉलम को दिखा रहा है। यानी ये रो को दिखा रहा है और ये कॉलम को दिखा रहा है। यानी ये 3 का मतलब हुआ कि आपके पास जो नंबर ऑफ रो है उस मैट्रिक्स में, प्रेजेंट मैट्रिक्स में, वो 3 है, और ये जो कॉलम है ना प्रेजेंट मैट्रिक्स में ये भी 3 है। अब समझिए आगे की बात, थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ जाइए नोट्स, एक पॉइंट और हम समझाना चाह रहे हैं। इसमें थोड़ा 3-3 हो गया तो थोड़ा सा आप बेटर ना समझ पाए हो इसमें, क्योंकि ना तो आपने रो आइडेंटिफाई किया ना कॉलम। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि 2, 3, 4 और 1, 6, 8 हो। यहाँ पे 100% उम्मीद है कि आप समझ गए। अब आप बताइए कि हमने कहा कि ये कहलाती है रो, तो आप कहिएगा कि ये हुआ R1 और ये हुई R2। तो आप कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में रो 2 है, रो अपने आप में 2 है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि 2 × 2 होगा, क्योंकि हमने अभी आपको कहा कि पहले रो और फिर आप कॉलम को आइडेंटिफाई मतलब बताते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसमें पहले रो है और फिर कॉलम है, और वही आपके ऑर्डर्स को दिखा रहा है। और ये 3 × 3 जो आपने किया ना ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स से ऑर्डर कहलाते हैं कि मैट्रिक्स कितने गुने कितने ऑर्डर्स का है आपका। अब आप समझिए कि इसमें आपके रो 1 और रो 2 इसका मतलब 2 रो हुए, और आप नोट पॉइंट करिए कि ये आपके कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है। तो आपने ये देखा कि ये 2 × 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये 2 आपके रो को दिखा रहा है और ये 3 आपके कॉलम को दिखा रहा है। आप नोट्स करिए पॉइंट को कि ये 2 आपके रो को दिखा रहा है और ये 3 कॉलम को दिखा रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर्स का है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर्स का है, और 2 × 3 का मतलब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये रो है और ये 100% कॉलम है। उम्मीद है आप इतना बात समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा मान जाना। चलिए देखिए आगे, अब समझिए आगे। देखिए अब जो आपका नेक्स्ट इसमें जो आगे पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपका था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स लिख दिए, चलिए आगे समझते हैं। अब आप समझिए कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें फर्स्ट टाइप आपके जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे रो मैट्रिक्स। वो आपको पढ़ाएंगे रो मैट्रिक्स। तो आप समझिए रो मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए क्या होता है कि रो मैट्रिक्स आप उस मैट्रिक्स को कह सकते हैं जिसमें आपके जो प्रेजेंट रो होंगे ना वो केवल एक रो होंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके पास 2, 3, 4, 6 हो गया, तो ये आपके एक रो मैट्रिक्स कहलाए। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एक है, ओनली 1 है। और रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो केवल 1 हो, ओनली 1 हो। लेकिन आप देखिए कि इसमें कॉलम कितने हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3 और 4, कहीं ना कहीं कॉलम 4 है। लेकिन ये रो मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब इसके पास प्रेजेंट रो केवल 1 होगी। आगे अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें आपको समझना है ये उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जो आपके कॉलम होते हैं वो केवल एक होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेम मैट्रिक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहिए इसी मैट्रिक्स को, तो आप अच्छे से नोट करिए कि इसमें रो 1, 2, 3 और 4 है, लेकिन आप नोट्स करिए कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 है, ओनली 1 कॉलम है, और आप इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसका मतलब आपने नोट्स किया कि रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, और कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है। अब आगे इसके थर्ड टाइप्स है। जो थर्ड टाइप्स है आपका वो इसमें आपको पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। और आप हमको ये बताइए कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम आपको एक स्क्वायर का फिगर बनाएं तो आप हमको कह सकते हैं कि इसका अगर ये साइड ए हो
तो ये साइड भी ए हो, तो ये साइड भी ये ए हो और ये साइड भी ए हो। इसका मतलब एक स्क्वायर के हर एक साइड इक्वल होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें जितने आपके नंबर ऑफ रो हो उतने आपके नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट हो। फिर से हम कह देते हैं, फिर से आप समझिए। इसका मतलब देखिए इसके नाम में ही है, देखिए स्क्वायर नाम है, स्क्वायर नाम है तो आप सोचिए कि इसमें जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। लेकिन आप याद रखिए कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें जो रिप्रेजेंट आप वैल्यू करते हैं, जो भी आपके मतलब एलिमेंट में रिप्रेजेंट वैल्यू होते हैं, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम कहें आपको कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है और ये 6 है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो है ये नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ रो ये 2, इसका मतलब यहाँ पे 1 रो और 1 रो, इसका मतलब नंबर ऑफ रो 2 हुआ। और आप ये कह सकते हैं कि इसमें कॉलम 1 और कॉलम 1 यानी नंबर ऑफ कॉलम 2 हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 2 × 2 ऑर्डर्स का है, तो 100% ये इसके स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन आप समझिए, समझने के लिए एक बात और समझिए, लेकिन हम आपको कहें कि एक आप लिख रहे हैं 2 3 4 6 8 9 और 1 2 3, तो आप इसको भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब आप कहिएगा क्यों बोल सकते हैं? देखिए इसमें जो आपके नंबर ऑफ रो है 1 2 और 3 है, यानी नंबर ऑफ रो आपके 3 है। और आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 2 और 3 है। इसका मतलब आपने नोट किया कि इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। इसका मतलब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमने आपको बताया कि जितना इसमें नंबर ऑफ रो प्रेजेंट होगी उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम होगी। लेकिन आप हमको बताइए, थोड़ा हम एक एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि ये एक रो मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। देखिए हम लिख रहे हैं 2 3 4 और 6 8 9। तो आप हमको ये बताइए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो थोड़ा सा वेट करें, आप बताइए। देखिए थोड़ा सा समझिए, देखिए आप नोट्स करिए कि अगर इसमें नंबर ऑफ रो की बात करें तो 1 और नंबर ऑफ रो की बात करें तो 2। इसका मतलब इसमें जो है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है वो आपके 2 है। तो आपने कहा नंबर ऑफ रो 2 है तो लिख ही देते हैं 2 × 2। और आप नोट्स करिए कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 और 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? अगर हम ये बोले कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कहिएगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो आप कहिएगा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा कहता है कि जितने नंबर ऑफ रो हो उतने नंबर ऑफ कॉलम हो। लेकिन ये मैट्रिक्स है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स जरूर है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये एक मैट्रिक्स जरूर है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सेशन सब लेंगे। चलिए देखिए, देखिए चलिए भाई मेरे आप आते हैं चैप्टर, सॉरी आपकी जो टैब्स है वो 4 आते हैं। देखिए आपने रो मैट्रिक्स के बारे में जाना और उम्मीद है कि आप कॉलम मैट्रिक्स भी समझ गए होंगे। देखिए रो मैट्रिक्स में हमने ये कहा कि उसमें जो आपके नंबर ऑफ रो है वो केवल 1 हो। और आपने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में भी जाना कि जिसमें आपके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ओनली 1। और उम्मीद है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ गए होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहता है कि उसमें जितने आपके नंबर ऑफ रो है उतने आपके नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। लेकिन याद रखिए कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में डिफरेंस हो तो वो एक मैट्रिक्स जरूर है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। जो आगे आपके मैट्रिक्स के टाइप्स है वो आपके डायगोनल्स मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपके जो है डायगोनल्स मैट्रिक्स समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप डायगोनल्स मैट्रिक्स समझें। देखिए जो डायगोनल्स मैट्रिक्स है समझ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप्स है। अगर कहें कि ये टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है तो इसमें जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। क्या ये बात कहना सही नहीं है? एकदम सही है। तो इसका मतलब डायगोनल्स मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप्स है तो इसमें भी जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। लेकिन समझिए कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है
तो इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो याद रखिए भाई मेरे कि इसमें नाम ही है डायगोनस, नाम ही है डायगोनस। इसका मतलब आपके जो डायगोनस है उस पे आपके वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदर जगह आप जीरो रख सकते हैं, यानी अदर जगह आपकी जीरो हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो डायगोनस पे वैल्यू है वो जीरो नहीं है। अब उम्मीद है कि आप डायगोनस समझते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये सपोज एक स्क्वायर है, सपोज ये एक स्क्वायर है, तो आपको हमने कहा कि ये एक स्क्वायर है और हम अभी जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं डायगोनस मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर के टाइप्स नहीं है? तो आप कहिएगा कि स्क्वायर में डायगोनस ऐसे नहीं खींचेंगे, एकदम खींचेंगे। ये स्क्वायर का डायगोनस है, इसका मतलब इसमें जो वैल्यू रिप्रेजेंट होगा वो इस तरह से होगा। लेकिन क्या ये डायगोनस नहीं है? ये भी तो डायगोनस है, इसका मतलब वैल्यू रिप्रेजेंट इसी भी हो सकती है नंबर इसमें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 0 0 और यहाँ पे लिख रहे हैं 0 3 0 और 0 0 और 1 लिख रहे हैं, आप हमको ये कह सकते हैं कि क्या इस डायगोनल्स पे वैल्यू है, इस डायगोनल्स पे वैल्यू रिप्रेजेंट है, तो आप इसको डायगोनस मैट्रिक्स कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सिर्फ डायगोनल्स पे वैल्यू हो जाने से तो डायगोनस मैट्रिक्स नहीं हो जाती है, क्योंकि डायगोनस मैट्रिक्स पे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स भी है। तो आप ही कहिए कि इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 और 3 है, इसका मतलब ये 3 into 3 ऑर्डर्स का है। तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम है, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये एक स्क्वायर है, तो क्या ये इसका डायगोनस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये भी तो इसका डायगोनस रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायगोनस पे वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब ये डायगोनस मैट्रिक्स है। डायगोनस मैट्रिक्स के लिए फुलफिल होनी चाहिए कि सबसे पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को फुलफिल करे, इसका मतलब वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ही हो तो वो याद रखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो डायगोनल्स पे वैल्यू होगी वो अपने आप में वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप डायगोनस मैट्रिक्स समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इसके जो टाइप्स है उसमें आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपके 5 टाइप्स पढ़ने हैं उसमें आपको पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स आपको समझाना है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आप समझिए। देखिए अब आप देखिए समझाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनस मैट्रिक्स का टाइप्स है, यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए डायगोनस मैट्रिक्स टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन जो आपके स्केलर मैट्रिक्स है वो टाइप ऑफ डायगोनस मैट्रिक्स है। यानी हम कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ डायगोनस मैट्रिक्स है, ये टाइप्स ऑफ क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, ये टाइप ऑफ डायगोनस मैट्रिक्स है। अब आप सोचिए कि अगर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनस मैट्रिक्स का टाइप्स है तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप्स हुआ। ये तो एकदम कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनस मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स होता है और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनस मैट्रिक्स का टाइप्स है, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। अब आप समझिए, इसका मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसमें भी आपको रिप्रेजेंट करने वैल्यू डायगोनल सी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। लेकिन याद रखिए भाई मेरे कि इसमें जो आपके डायगोनल रिप्रेजेंट वैल्यू होगी वो ओनली 1 देखने को मिलेगी, आपको 1 के अलावा कुछ नहीं होगी। आप देखिए कि डायगोनल्स मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिए थे आपको कि आप 1 ही दीजिए, इसमें आपने 2 दिया था, 3 दिया था, 1 दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसमें जो डायगोनल्स के रिप्रेजेंट वैल्यू होंगे वो केवल 1 होंगे, 1 के अलावा दूसरा वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो ये भी आपके एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये 3 into 3 ऑर्डर्स का है। तो आप नोट्स करिए ये 3 into 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है, तो ये तो स्क्वायर को फुलफिल कर रहा है और स्क्वायर को फुलफिल कर रहा है, डायगोनल्स को भी फुलफिल कर रहा है और डायगोनल्स पे वैल्यू है। इसको डायगोनल्स मैट्रिक्स का टाइप्स इसलिए बेटर कहा गया है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स इसलिए नहीं कहा गया, ये डायगोनल्स मैट्रिक्स का टाइप्स इसलिए कहा गया क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना उसमें जो वैल्यू रिप्रेजेंट करने होते हैं आपको वो डायगोनल से वैल्यू रिप्रेजेंट करने होते हैं, इसीलिए बेटर है कि आप इसको डायगोनल्स मैट्रिक्स का टाइप करिए, ये बहुत ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपको डायगोनल्स वैल्यू देने हैं, अदर वैल्यू को तो आपको 0 रखना है, तो आप इसको डायगोनल्स मैट्रिक्स का ही टाइप करिए और उम्मीद है कि हमने लिखा भी है कि टाइप्स ऑफ डायगोनल्स मैट्रिक्स। अब आगे समझिए, अब समझिए कि आपने ये लिखा ये 3 into 3 ऑर्डर से मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डायगोनल्स मैट्रिक्स है तो स्क्वायर होनी। लेकिन आप नोट करिए कि क्या अगर हम 1 0 और 0 1 लिख दे तो हम ये कहें आपको कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो आप कहिएगा एकदम है। और हम कहेंगे क्या ये एक डायगोनल्स मैट्रिक्स है, तो आप कहिएगा ये भी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, आप नोट करिए पॉइंट को कि आपके ऑल स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में डायगोनल्स मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि आप ही देखिए
कि आपके डायगोनल्स में वैल्यू रिप्रेजेंट है, और डायगोनल्स मैट्रिक्स तो बोलता ही है कि डायगोनल्स पे वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन और डायगोनल्स मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू डिफरेंस होती है, और स्केलर मैट्रिक्स एक ही क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि डायगोनल्स वैल्यू भी होनी चाहिए, और डायगोनल्स में जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो 1 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इतना समझें। चलिए इसमें सब